Hello everyone. Continuing with our series, let's start today's discussion of news editorial. But continuing with that, friends, please do like, share, and subscribe the video so that we can work harder and harder to give you more and more value-added content for this paper. देखिए आज क्या आया न्यूज़ में। फर्स्ट आया क्राइसिस इन कॉकसस। क्राइसिस इन कॉकसस क्या है, ये हमें ये देखना है कि ये कॉकसस जो एरिया है ये कहाँ पे है और इनका क्राइसिस क्या है। ये दो नेशंस हैं, आर्मीनिया और अज़ेरबैजान, जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये इनका कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आप मैप में, ये कॉकसस है, इसमें क्या है, ये नॉर्थ वाला ऊपर एरिया आ गया रशिया के साथ, ओके। और नीचे सबसे नीचे देखिए आप, साउथ में आर्मेनिया और अज़ेरबैजान है, और इनके जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं इनके बिल्कुल मिडल में है, जो अभी जो न्यूज़ में आज आया है, नागोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। ये देख लीजिए मोर इन लास्ट व्यू, ये आ गया आपका आर्मेनिया, ये आ गया अज़ेरबैजान, और इनकी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी जो ट्यूसडे को यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हुआ है, कुछ वॉर्स चल रही हैं सिंस 2020, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में आ रहा है। तो आपको याद रखना है, नागोर्नो काराबाख रीजन जो आर्मेनिया और अज़ेरबैजान है इसमें डिस्प्यूट है, ओके। तो क्या डिस्प्यूट क्या है, बेसिकली ये जो जब रशिया था, जब सोवियत यूनियन था, तो उसमें क्या था, आर्मेनिया जो थी वो अज़ेरबैजान की, जैसे ये देखिए आप, आर्मेनिया और अज़ेरबैजान जो थे ये एक दूसरे की इन कंटिन्यूशन में ये एक ही नेशन आता था। बट जब सोवियत यूनियन टूट गया तो आर्मेनिया अलग हो गया और अज़ेरबैजान अलग हो गया। बट इन्होंने अपनी जो हेजेमनी थी इस नेशन पे, इस जो छोटा सा पार्ट है नागोर्नो काराबाख रीजन में, उन्होंने नहीं छोड़ी, ठीक है। अज़ेरबैजान यहाँ पे बोलता रहा कि ये हमारा टेरिटरी है, आर्मेनिया बोलता है ये हमारा टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड आ गया, तो अभी भी इनका अभी तक भी कोई भी इलाज नहीं हुआ है। जब इन्होंने रशिया को बोला कि आप प्लीज़ यहाँ पे हमारे इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि आर्मेनिया जो है एक मेंबर है, रशिया ने जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, उसका ये मेंबर है, ओके। तो इसका मतलब था कि जो रशिया है इसको कंट्रोल कर सकता है, जस्ट लाइक नाटो, कि क्या है, अगर एक किसी नेशन पे अटैक हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, सबके खिलाफ ही अटैक हो रहा है। नाटो का प्रिंसिपल है ना, तो ये इन्होंने अलग से बनाई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टू नाटो, ओके। बट इसमें रशिया ने कोई बोला नहीं, उन्होंने बोला आप सीज फायर कर दीजिए और डी एस्केलेट कर दीजिए, हमारा कोई इसमें ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ओके। तो ये आ गया, ये आपको याद रखना है कौन कौन से पॉइंट हैं, फ्लैक्शन पॉइंट कौन से हैं और कौन से नेशन हैं, ओके। देन कम्स शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले पढ़ा था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अपने पिछले नोट्स से, पिछली वीडियोस थी उसमें हमने देखा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा हम डीप में पढ़ेंगे। अभी जो 22 सबमिट हुआ है समरकंद उज़्बेकिस्तान में, ओके। ये इसको क्या है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है, ये एक मीटिंग टाइप है जो हुई है, और इसके 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। 4 सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, बाकी पाकिस्तान, चाइना है और इंडिया एंड रशिया, ओके। तो पहले ये क्या था, इसकी कुछ हिस्ट्री ये है कि जो उज़्बेकिस्तान है वो 2001 में आया, उससे पहले ये शंघाई 5 करके ऑर्गेनाइजेशन थी, ओके। इसमें है क्या, ये बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड पॉपुलेशन। इसमें 44% ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है और 20% जो ग्लोबली जो जीडीपी है ये वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसके जो उन्होंने आउटकम्स निकाले हैं ना शंघाई कॉरपोरेशन के, जो अभी मीटिंग हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो उसमें उन्होंने किस रिलेटेड बनाया है, ट्रेड के रिलेटेड बनाया है, ठीक है, एनर्जी के रिलेटेड बनाया है, एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, प्रॉपर ग्रुपिंग बनाई है, मिनिस्ट्रियल मैकेनिज़म्स बनाए हैं, ठीक है, टूरिज़्म है, एनर्जी है, काउंटर टेररिज्म, जब रैट्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है रैट्स करके, वो भी यहीं किया, ओके। देन
साइंस एंड टेक के फील्ड में भी इन्होंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। और ये ना एक चेंजिंग हो रही है जियोपॉलिटिकल की। क्या हो रहा है इसमें, कोई भी वेस्ट नेशन नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं ना इसकी, ये देखिए इसमें 8 मेंबर्स हैं बट इसमें कोई भी वेस्ट नेशन नहीं है, सेंट्रल एशिया है। ओके। और इससे क्या बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की ग्रोथ हो रही है। कुछ जो हैं 4 नेशन, जो रशिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर नेशंस हैं और बाकी कोई भी वेस्ट नेशन नहीं है। और ये ग्रुपिंग बहुत स्ट्रांग मानी जा रही है। इवन कि सऊदी अरेबिया और कतार जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हो रहे हैं यहाँ के। ठीक है। तो बेलारूस और अजरबैजान जो थे, मंगोलिया भी थे, जो वो ऑब्जर्वर स्टेटस था उनमें, ईरान भी था बट ईरान अभी उन्होंने फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। ओके, इसी टाइम पे। तो इनका मेन जो फोकस हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट इज़ कि ये एक मल्टीलैटरल और मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ट्राइलैटरल टाइप की है या मल्टीलैटरल टाइप की है। ओके। और इंडिया उज्बेकिस्तान से टेक ओवर करेगी और नेक्स्ट जो समिट है वो इंडिया होस्ट करेगी। ओके जी। देन कम्स जेंडर पे गैप। कुछ डेटा आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो फीमेल और मेल का जो जेंडर का पे गैप है ना, जो वो जॉब करते हैं, तो कितना औरतों का है और कितना मर्दों का है। अगर वो सेम काम भी कर रहे हैं, जो औरतें हैं उनको हमेशा कम ही आंका जाता है और उनको कंपैरेटिवली कम फीस दी जाती है या कम कोई इनकम दी जाती है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये आपने याद रखना है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने यही बोला है कि जितनी जितनी रिडक्शन हो रही है, जो पहले से जेंडर गैप था हमारे नेशन में और ज़्यादा वाइड हो रहा है। तो गैप कितना बढ़ गया, अभी 7% हो गया। और जो लेडीज़ हैं उनको 48% जो है वो लेस पैसे मिलते हैं देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। इसकी क्या रीज़न क्या रीज़न है इसका? ये है कि लोअर वेजेस देते हैं। अगर सेम काम किया हो, सेम वैल्यू होगी और बोलेंगे ये तो औरत है, इसको क्या इतना देना, इसने क्या ही कर लेना। ओके। या अंडर वैल्यूएशन करेंगे कि इतना तो इसके लायक है नहीं, ये काम इससे नहीं होगा। या फिर एक और टेंडेंसी है कि जो मदर्स होती हैं उनको कम देते हैं सैलरी रैदर दैन जिनकी शादी ना हुई हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ तो ये भी बोला जाता है कि आप शादी नहीं कर सकते कुछ सालों के लिए। अगर शादी आप कर देंगे या तो हम आपको निकाल देंगे या आपका सैलरी कट करेंगे। मोर ओवर जो फैमिली की मेंटेलिटी है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, जो भी है चल रहा है, तो वैसे हमारी सोसाइटी में जो टैबूज हैं वो इन्होंने दर्शाए हुए हैं। ओके। तो स्टेप्स क्या आए हैं, कुछ स्टेप्स आए हैं, आप देख लीजिए। पहला आ गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। इसमें क्या था कि प्रॉपर वेज का एक क्राइटेरिया बनाना है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। देन कम्स इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इन 1976। ठीक है। बट ये इसमें कुछ ज़्यादा इसको पावर नहीं मिली। फिर उसके बाद लेजिस्लेशन हुआ। ठीक है, 2019 में, देखो कितने साल बाद हुआ। और वेजेस कोड उन्होंने शुरू कर दिए बनाने। देन MG नरेगा आपको पता ही होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है और ये एम्प्लॉयमेंट गेनिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रूरल वुमेन को ज़्यादा मदद मिली है इससे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पे गैप है वो कम हो गया है, पे लेवल बढ़ गया। वो प्रोग्राम्स में जो लेडीज़ हैं वो हिस्सा लेने लग पड़ी और बाद में उनकी ऑक्यूपेशन भी बढ़ गई। ओके। देन कम्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मदरहुड का भी उन्होंने सोचा है। उन्होंने क्या किया है, जो पे प्रोटेक्शन है वो 12 हफ्तों से 26 हफ्ते लगा दी है हर वुमेन में जो उस एरिया में काम कर रही हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स लगाए हैं। इससे क्या होगा कि जो वेज गैप हमने पीछे पढ़ा वो मेंटेन हो जाएगा और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ टिडबिट्स और फैक्ट्स। इसमें क्या आया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आपको पता होना चाहिए जो JNK में एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 कुछ पार्ट्स का, वो कौन से ईयर में हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, 2019 में हुआ था और 5 अगस्त। ओके। और एक आया इंडिया हैज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो रिसेंटली साइन हुआ है, किसके साथ हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ओके।
कुछ एग्रीमेंट और भी हैं जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है, वो किसके साथ साइन किए इंडिया ने? ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, और कुछ अदर नेशंस भी हैं, बट आपको ये याद होना चाहिए, हो सकता है आप पूछ लें किसी भी पेपर में। एंड देन इज आर्टिकल 341 एंड 342, ये किसके रिलेटेड है? हमने पढ़ा था ना पीछे की जो 4 ट्राइब्स थी, हेयाती, कुछ गौंड ट्राइब्स की जो आगे डिवीज़न थी, उनको उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स में डाल दिया है ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो पिछड़े होते हैं ट्राइबल्स, वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो झिझकते हैं, एक दूसरी उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तीसरी उनकी डेवलपमेंट नहीं होती। ओके, तो मेन स्ट्रीम लाने के लिए तो गवर्नमेंट अपने सारे जो हथियार है, जो सारी जो कोशिशें वो कर रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 इट इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसमें उन्होंने ये भी दिया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो इंक्लूजन कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि क्या क्राइटेरिया है कि जो हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको हम उसके बीच में लगा रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ को हम लगा रहे हैं, कैसे होता है? स्टेट लेवल जो है या यूनियन टेरिटरी है वो शुरू करती है कि गवर्नमेंट को बताती है कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या तो ऐड करते हैं या हम इसको शेड्यूल ट्राइब से निकलवा देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? फाइनल डिसीजन जो प्रेसिडेंट को जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। जब प्रेसिडेंट अपना पूरा इंक्लूड करके ट्राइब्स एक्ट के अंडर जब आके जब उनकी अप्रूवल हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वो एक एक्ट बन जाता है और वो इंट्रोडक्शन हो जाती है किसी कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, सो थैंक यू सो मच।